नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट। एसआईटी ने मांगी खालिद और बहन साबिया की पीसीआर। तो कोर्ट में कल होनी है पीसीआर के लिए जिरह। दोनों की पीसीआर संभव। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। खालिद के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की जांच में मिले हैं अहम सुराग। खालिद की कोई डिग्री फर्जी होने की संभावना भी है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। एसआईटी ने जल्द सीबीआई को सौंपनी है जांच रिपोर्ट, जिसको लेकर तैयारियां भी जारी हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दोनों की पीसीआर संभव है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। खालिद ने एजुकेशन डॉक्यूमेंट की जांच भी कराने की बात ये कही गई है खालिद के, और ऐसे में बताया जा रहा है कि डिग्रियां भी फर्जी हो सकती है खालिद के पास। एसआईटी जल्द ही सीबीआई को इस मामले को सौंप देगी। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एसआईटी ने खालिद और बहन साबिया की पीसीआर भी मांगी है। ऐसे में कोर्ट में कल पीसीआर के लिए जिरह भी होगी। दोनों की पीसीआर संभव भी बताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। खालिद के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की जांच भी संभव बताई जा रही है, और कई डिग्रियां फर्जी होने की संभावना भी जताई जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। कोर्ट में कल पीसीआर के लिए जिरह होगी, ये भी बताया जा रहा है, और दोनों की पीसीआर संभव बताई जा रही है। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर भी सामने आई है। खालिद के एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की जांच भी की जाएगी। खालिद की कई डिग्रियां फर्जी होने की संभावना भी जताई जा रही है। एसआईटी जल्द इस मामले को सीबीआई को भी सौंप रही है। यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। कोर्ट में कल जिरह भी होगी, और दोनों की पीसीआर संभव बताई जा रही है। यह सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो एसआईटी जल्दी इस मामले को सीबीआई को सौंपने जा रही है, और ऐसे में यूके ट्रिपल एस पेपर लीक मामले में ये बड़ा अपडेट भी सामने आया है, जहां पर खालिद और साबिया की पीसीआर मांगी गई है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे धामी। उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम करेंगे सीएम। कई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी इस दौरान मुलाकात संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं, और ऐसे में बताया जा रहा है कि पहले उपराष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। आज शाम तक ये मुलाकात संभव बताई जा रही है, और इसके बाद उत्तराखंड सदन में रात्रि विश्राम धामी का रहेगा, और कई परियोजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात संभव बताई जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 2 दिवसीय दौरा धामी का रहने वाला है, जो कि काफी खास माना जा रहा है। तो सीएम धामी 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली में रहेंगे, और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से इस दौरान मुलाकात भी करेंगे। काफी खास ये मुलाकात मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी आज मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, आज के क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहने वाले हैं? देखिए विशाल, बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर हम बात करें तो वह 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जाएंगे, और आज करीब 11 बजे वह दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां 2 दिवसीय उनका दौरा रहने वाला है। करीब 1:30 बजे वह वहां पहुंचकर जो है उत्तराखंड निवास स्थान पर जो है
पहुंचेंगे और वहां से जो है शासकीय कार्यों को करेंगे और शासकीय कार्यों को लेकर के समीक्षा करेंगे। इस दौरान ऑनलाइन जो है वो अधिकारियों के साथ जुड़कर जो है समीक्षा भी करेंगे विभागों की, और वहाँ उसके बाद जो है शाम तक जो है उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं जो शासकीय कार्यों के। और उसके बाद जो है वह करीब लगभग 4 बजे के आसपास जो है उपराष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति से मुलाकात का कार्यक्रम भी उनका आज का रहने वाला है। उनसे मुलाकात करेंगे और राज्य के जो तमाम विषय हैं उन पर बातचीत करते हुए उनसे नजर आएंगे। इसके दौरान अगर देखा जाए तो उनसे मुलाकात के दौरान वो उनको बधाई भी देंगे, क्योंकि अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। दौरान जो है सीपी राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, तो उनसे पहली मुलाकात उनकी ये है। तो निश्चित तौर पर जो है अब उनसे मुलाकात भी करेंगे और राज्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी करेंगे। इसके बाद जो है कल का अगर दूसरे दिन का कार्यक्रम उनका जो है वो जो है केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का रहने वाला है, जहाँ वो विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के मुलाकात करेंगे। और वहाँ पर जो है केंद्रीय मंत्रियों से जो है उत्तराखंड में, क्योंकि आपदा आई और आपदा के बाद से काफ़ी नुकसान देखने को मिला है, और वहाँ उनसे मुलाकात करने के साथ साथ वे यहाँ के नुकसान का आकलन उनको प्रस्तुत करेंगे कि आखिरकार किस किस विभाग में जो है उनकी आवश्यकता है, उनको जो है वहाँ पर किस तरह से काम होने हैं और कितने बजट की आवश्यकता है। तो उसके लिए भी वहाँ चिंतन मंथन उनसे करेंगे, उनसे प्रोजेक्ट उनके सामने रखेंगे कि किस किस विभाग के थ्रू जो है काम हो सकता है। और जो है सड़कों को भारी नुकसान हुआ है आपदा से, देखा जाए तो कहीं ना कहीं मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, दुकानें क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो उसका जो है विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात कर उनके विभागों से जुड़े कामकाज को लेकर वे उनसे दरख्वास्त करते नजर आएंगे कि आखिरकार जो है उत्तराखंड को इस तरह के पैकेज दिए जाए ताकि जो है पुनर्वास के कार्यक्रम जो है प्रारंभ हो सके। तो उसके लिए भी वह मुलाकात करते नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो महत्वपूर्ण जो है उनका दौरा रहने वाला दिल्ली का। इसके साथ साथ जैसे ही उनके दिल्ली दौरे का ये कार्यक्रम शेड्यूल सामने आया है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं ये भी जो है मामला सामने आ रहा है कि मंत्रिमंडल पर भी जो है चर्चाएं हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल पर किस तरह की चर्चाएं होती हैं। हालांकि इस दौरान जो है उपराष्ट्रपति का जो दौरा है और उपराष्ट्रपति से जो मुलाकात का समय उनका रखा गया है वह कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे भी जो है राज्य के तमाम विषयों पर लेकर के वो चिंतन मंथन करते हुए नजर आएंगे। जी योगेश, ऐसे में क्योंकि राज्य में चारधाम यात्रा जारी है, तो क्या चारधाम के लिए भी निमंत्रण दिया जा सकता है? क्योंकि अंतिम पड़ाव में है चारधाम यात्रा, और अक्सर ही देखा जाता है कि दीपावली के समय में कई केंद्रीय मंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री खुद भी इधर आते हैं। तो क्या ये बताया जा रहा है, संभव बताया जा रहा है कि निमंत्रण दिया जा सकता है चारधाम यात्रा को लेकर? आप देखिए बिल्कुल विशाल, क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकात होनी है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के दौरान वह जो है, क्योंकि अभी हाल ही में देखा जाए तो चार धाम यात्रा के कपाट बंद होने की तिथि जो है वो घोषित हो चुकी है। उस दौरान वहाँ पर पूजा अर्चना होनी है। उसके लिए जो है वह मंत्रियों को निमंत्रण दे सकते हैं कि वहाँ पर जो है उस पूजा अर्चना में शामिल होने के लिए आप आइए। इसके साथ साथ वह जब जब जो है मंत्रियों से मुलाकात के लिए जाते हैं तो चारधाम का प्रसाद तक लेके जाते हैं। तो उनसे जो है इस बार हो सकता है कि वो उनको इसके लिए निमंत्रण भी देकर आएँ कि वह वहाँ पर पहुँचे और जो है इससे जो विधि विधान के साथ कपाट बंद होने की जो पूजा अर्चना है उसमें शामिल हों, तो उसके लिए भी देंगे। इसके साथ साथ क्योंकि फिर इसके तुरंत बाद जो है शीतकालीन यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा, तो उसके प्रारंभ के दौरान भी जो है मंत्रियों के जो है आगमन को लेकर के वह उन्हें निमंत्रण दे सकते हैं कि वह शीतकालीन यात्रा के प्रारंभ होने के दौरान जो है उत्तराखंड आए। तो उत्तराखंड में देखा जाए तो जो है चाहे वो ग्रीष्मकालीन यात्रा हो, शीतकालीन यात्रा हो, उसके दौरान जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री जो है पूजा अर्चना के लिए आते रहते हैं। और इसके जैसे कि आपने कहा कि दीपावली पर पिछले वर्ष पे हमने देखा कि कई केंद्रीय मंत्रियों ने आकर वहाँ पर पूजा अर्चना की थी, वहाँ पर पूजाओं में शामिल हुए थे। तो निश्चित तौर पर इस बार भी वे निमंत्रण देंगे और कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि जो है केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि जो है वो लगातार जो है उनसे आग्रह करते रहते हैं। और इस बार देखना होगा कि विभिन्न परियोजनाओं को लेकर के किस तरह से उनसे बातचीत होती है, किस तरह की परियोजनाएं जो है उत्तराखंड को मिलती है, किस तरह के बजट के तौर पर जो है उत्तराखंड को मिलता है और क्या कुछ नया रहने वाला है। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं दिल्ली जो दौरा है ये बेहद अहम जो है माना जा रहा है। जी जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार जल्द ही प्रदेश की वृद्ध और असहाय महिलाओं के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को योजना का मसौदा तैयार करने और शासन को भेजने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। महिला सम्मेलन आयोजित कर दादी नानियों से सीधे संवाद किया जाएगा ताकि उनकी ज़रूरतें समझी जा सके। सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की थी, जिसमें हम इस बात के लिए सतत प्रयास में हैं कि हमारे पास में महिला और बाल कल्याण कोष के रूप में 1 रुपए पर सेस के रूप में जो हमें धनराशि एकत्रित हो रही है, उस धनराशि को हमारी इच्छा थी कि हम बुजुर्ग महिलाओं के संदर्भ में उनके मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए उनके सशक्तिकरण के लिए हमें कार्य योजना बनानी चाहिए, जिसको लेकर आज विभाग के अधिकारियों को लेकर बैठक हुई। संबंधित ऐसे एनजीओ,
ऐसे संस्थान जो कि बुजुर्ग महिलाओं को लेकर काम करते हैं, चाहे वह बुजुर्ग एकल महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग गरीब महिला हो, चाहे वह बुजुर्ग सक्षम महिला हो, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं और कहाँ सरकार उनके लिए सहभागी या उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ में खड़ी हो सकती है, वो उसको हम किस प्रकार से एक योजनाबद्ध तरीके से उनके साथ हम सपोर्टिव सिस्टम में खड़े हों। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुका है। लोहाघाट में यूकेडी जिला अध्यक्ष दीपेश शर्मा की अध्यक्षता में मीना बाजार में यूकेडी के संसदीय बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कापड़ी और विशिष्ट अतिथि पूर्व सैनिक संगठन लीग जिला अध्यक्ष कैप्टन RS देव ने यूकेडी कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रमुख राज्य आंदोलनकारी चंद्रशेखर कापड़ी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य बनाने में यूकेडी ने अहम भूमिका निभाई, पर राज्य बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने प्रदेश को भ्रष्टाचार में धकेल दिया। किया जाएगा। विजन क्या रहेगा? विजन तो हमारा तो विजन डॉक्यूमेंट ही है उत्तराखंड क्रांति दल का, कि हम जनता की मूलभूत समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि इन 25 वर्षों में इन दलों ने आप लोगों की आकांक्षाओं का, उन आंदोलनकारियों की, शहीदों की आकांक्षाओं का पालन कितना पूरा किया। अगर पूरा किया है तो अच्छी बात है, हमें क्या जरूरत थी। रणनीति की जहाँ तक बात होती है, राजनीति और रणनीति ये बहुत सा सुनने में मिलता है हमें, और बहुत से राष्ट्रीय दल ये कहते हैं कि देखिए ये भी राजनीति करने लगे। अगर हमने राजनीति करनी होती, सबसे पहले मैं बता दूं तो 1994 में हम अपने दल को नहीं बदलते, उसका नाम नहीं बदलते, सिर्फ स्टेट बनाने के लिए हमने अपने दल का नाम बदला, और स्टेट को बनाने के लिए हमने अपनी पहचान को निस्तो नाबूद कर दिया। और रही बात रणनीति की, तो रणनीति हमारी 1979-1980 में बन चुकी है। जो ब्लूप्रिंट हमारा तैयार किया गया था मूल निवास 1950 का, आर्टिकल 371 का, आप देखते हैं आर्टिकल 371A से लेके आर्टिकल 371J तक 12 जो राज्य अभी तक हैं पूरे भारत में, पहाड़ी राज्य, उन पर वो लागू हो चुका है। सिर्फ एक उत्तराखंड ऐसा राज्य है जिसके साथ में 100। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट बदल ली है। पहाड़ से मैदान तक ठंड के तेवर लौट आए हैं। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 48 घंटों तक मौसम इसी तरह बना रहेगा और कई जगहों पर गरज के साथ बौछारें भी हो सकती हैं। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब क्षेत्रों में बर्फबारी ने ठंड को और बढ़ा दिया है। देखिए, संभावनाएं ऐसा है कि अगले 48 घंटे तक, अगले 2 दिन तक, मतलब 6 तारीख और 7 तारीख में यह शंका बन रही है कि अधिकांश स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। और जो 4000 मीटर से ऊपर हाइट वाले, हमारे 4000 लगभग और उससे ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहाँ पे बर्फबारी की आशंका है कहीं कहीं पे। तो इसके साथ साथ जो है, जो 8 तारीख और 9 तारीख को है, उसमें फिर ये जो है एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा, हल्की बारिश की संभावना है और वो भी कहीं कहीं होगी। उच्च हिमालय हिंदू सिख धर्म आस्था केंद्र लोकपाल हेमकुंड साहिब में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। सोमवार दोपहर बाद से लगातार बर्फबारी जारी है। लक्ष्मण मंदिर में अब 10 फीट तक बर्फ जमी हुई है। अटलाकोटी से ऊपर गुरु आस्था पथ पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। बर्फबारी के बीच शबद कीर्तन और गुरु महाराज जी का नियमित पाठ भी जारी है। बता दें कि 10 अक्टूबर को श्री हेमकुंड साहिब के कपाट भी शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।
भाजपुर तहसील सभागार में एसडीएम अमृता सिंह, तहसीलदार अक्षय कुमार भट्ट ने भारतीय किसान यूनियन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें धान की खरीद को लेकर चर्चा भी की गई। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने बताया है कि सरकार 2 वैरायटी की धान नहीं खरीद रही है, जबकि भाजपुर क्षेत्र समेत पूरे जिले में दोनों वैरायटी की धान की फसल उगाई गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार 2 वैरायटी की धान नहीं खरीदेगी तो भारतीय किसान यूनियन पूरे जिले में एक बड़ा आंदोलन भी करेगी। से हमारी यहाँ मीटिंग हुई किसान यूनियन की। देखो जी, बड़ा बुरा हाल है। इस बार धान खरीद सरकार लेने को तैयार नहीं है और बाजार में धक्के खा रहा है। धान 1600-1700 रुपए कुंटल बिक रहा है और आज 6 तारीख हो गई है। आज सरकार का बारदाना आया है और बहुत ज्यादा किसान परेशान है। सरकार की इस बार बिल्कुल नीयत नहीं है धान खरीद करने की। और मेन इशू जो है, 2 वैरायटियां हैं, PR 126 और 131। दोनों वैरायटियां किसानों ने खूब लगा रखी है, किसान हित की वैरायटियां हैं। ये पता नहीं कौन सा कानून सरकार ले आई है। हम इनसे 4 दिन से कोई मांग रहे हैं कि कागज दो हमें। सरकार ने हाथ खड़े कर लिए कि दोनों वैरायटी हम नहीं खरीदेंगे। और हम ये बताना चाहते हैं कि हम ये वैरायटी जबरदस्ती सरकार को तुलवाएंगे। सरकार उसमें उसकी व्यवस्था करे, उसको कैसे तुलवाना है, नहीं तो बहुत हंगामा होगा और ये बहुत इसका खमियाजा सरकार भुगतेगी। देखो, एसडीएम महोदय ने तो कुछ नहीं, होता क्या है इस प्रदेश का हाल ये है कि आप किसी अधिकारी से बात करोगे, वो ये कहेगा हाँ जी मैं ऊपर बात करके बताऊंगा। अब केंद्रों की समीक्षा रखी गई थी कि किस हिसाब से ये संचालित किए जा रहे हैं, तो उसी के क्रम में किसान बंधुओं को भी यहाँ पर बुलाया गया था। उनके द्वारा कुछ समस्याओं से अवगत कराया गया है। तो जो शासन स्तर की या उच्च स्तर की समस्याएं हैं उसके संबंध में उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है। साथ ही कुछ इस तरह की भी समस्या उनके द्वारा बताई गई कि जो यहाँ पर ठेकेदार हैं उनके द्वारा किसानों से अतिरिक्त शुल्क की जो वसूली की जाती है, तो उस पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी कि इस तरह की कोई भी समस्या क्षेत्र में उत्पन्न ना हो। उसमें जो 131 वाली जो वैरायटी है उस पर आज शाम तक निर्णय किया जाएगा, उच्च स्तर पर अवगत करा दिया गया है। यमकेश्वर तहसील के अंतर्गत कई गांवों में अवैध मिलावटी शराब पीने से लोग गंभीर बीमारी की चपेट में आ रहे हैं और कई लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिसमें अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए कई बार ग्रामीणों ने आबकारी विभाग और पुलिस से शिकायत भी की, लेकिन आज तक शराब माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिली है, जिसमें मजबूरन जिला पंचायत सदस्य कविता डबराल के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने यमकेश्वर तहसील में नारेबाजी भी की है। कि पूरे यमकेश्वर ब्लॉक में शराब माफियाओं द्वारा अवैध शराब यहाँ पे बेची जा रही है और उसमें मिलावट करके अभी मैं एक पौवा जो इनका है, कल कांडी में किसी ने मेरे को दिखाया, इसके ढक्कन में इंजेक्शन लगा हुआ है। पहले इससे आधा शराब निकाल दी जाती है, फिर इसमें मिलावटी जो शराब है पाउडर में मिला के वो डाल दी जाती है और पूरे बोतल हाफ सब में मिला के एक बोतल के 3-3 बोतल बनाया जा रहा है। और इस प्रकार से जो शराब यहाँ पे बेची जा रही है उसमें लोगों का मतलब स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ अभी 2-3 घटनाएं 2-3 दिन पहले यहाँ पे एक घटना 2-3 दिन परसों हुई, आज किमसार में हुई, उससे पहले पिछले साल हुई। बहुत घटनाएं यहाँ पे हो रही है। उसका सबकी जड़ की यहाँ पे शराब घर घर बेची जा रही है। इन्होंने घर घर डीलर बना रखे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये शराब बिक रही है ना, अवैध शराब, हम इसको अवैध ही कहेंगे क्योंकि ये ठेके में तो बिक नहीं रही, घर घर बिक रही है। तो मैं हूँ बिरगू खाल से और वहाँ पे मेरी दुकान थी। मैंने बैंक से मुद्रा लोन लिया था और तब मैंने दुकान खोली थी और वहीं आसपास में दारू बिक रही थी बहुत। मतलब 12 बजे के बाद तो मैं दुकान पर रह नहीं पाती थी। रोज लड़ाई होती थी मेरी, क्योंकि अगल बगल में दारू पीने वाले वहाँ घपला करते थे बहुत। इसलिए मुझे 5 साल में वो दुकान बंद करनी पड़ी और आज मैं बेरोजगार बैठी। द्वाराहाट विधानसभा में सोमवार को द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट के खेल मैदान में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला अल्मोड़ा के 11 विकास खंडों में करीब 400 छात्र छात्राओं ने इसमें हिस्सा भी लिया। पूरे दिन बिजली की कटौती होने से संचालन भी काफ़ी परेशानियों का सामना करते रहे। पूरे जिले के खिलाड़ी तीनों कैटेगरी में प्रतिभाग करने पहुंचे, लेकिन शासन की ओर से कोई धनराशि खेल प्रतियोगिताओं के लिए जारी नहीं की गई। जनपद स्तरीय कबड्डी की जो है हमारे पास 11 ब्लॉकों से यहाँ पर प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं
जिसमें हमारे अंतर्गत में 14 वाई वर्ग के अंतर्गत में और 17 वाई वर्ग के अंतर्गत में और 19 वाई वर्ग के अंतर्गत में जो बच्चे हैं, कम से कम हमारे पास जो 11 ब्लॉकों की जो बालक बालिकाओं का यहाँ पर प्रतिभाग है, उनकी कुल संख्या अधिकतम 250 के समथिंग यहाँ पर बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हम नॉकआउट सिस्टम के अंतर्गत में कबड्डी का ट्रायल यहाँ पर कर रहे हैं। जो बच्चा यहाँ पर जिला स्तरीय ट्रायल के अंतर्गत में चयनित हो जाएगा और उसके बाद जो उसका प्रतिभाग अपने स्तर से राज्य स्तर के अंतर्गत में वो जाएगा और उस पर हम करीब यहाँ पर से 15 बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से करीब। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत के तत्वाधान में रविवार को नालसा योजना 2015 के अंतर्गत ड्रग्स मुक्ति जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई जिला जज चंपावत अनुज कुमार संगल, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता और सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवदीप रावत ने की है। ये उद्देश्य है कि लगातार हमारे समाज में ड्रग्स का दुष्प्रभाव बढ़ रहा है। हमारी जो नवयुवक पीढ़ी है लगातार इसकी गिरफ्त में आ रही है। इसका केवल एक ही बचाव है कि लोगों के बीच में हम जागरूकता करें। तो इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंपावत की ओर से एक जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें हमने एनसीसी के बच्चों को भी इसीलिए रखा कि उनकी ओर से एक मैसेज दिया जाए कि समाज में इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। ड्रग्स से हमें दूर रहना चाहिए। ये ना केवल व्यक्ति को ख़राब करता है, पूरे समाज को ख़राब करता है। इसी उद्देश्य से आज ये रैली जिला जज साहब हमारे जो हैं चंपावत के, उनके निर्देशन में और उनके मार्गदर्शन में निकाली। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।